संघ के प्रथम सरसंघ चालक पूजनीय डॉक्टर साहब का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। कई अभावों के रहते भी डॉक्टर साहब ने स्वयं के अभाव पूर्ति के प्रयास करने के स्थान पर सदैव राष्ट्र चिंतन में ही अपना समय बिताया। जब वे युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे, उन दिनों देश में आजादी के नारे गूंजने लगे थे। महाराष्ट्र और बंगाल विशेष रूप से क्रांति के केंद्र बने हुए थे। सामान्यतः क्रांतिकारी छुप करके कुछ नियत स्थानों पर मिला करते थे। नागपुर में शिवराम गुरु का अखाड़ा भी एक ऐसा ही स्थान था। डॉक्टर साहब बाल गंगाधर तिलक के क्रांतिकारी वक्तव्यों से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी शिवराम गुरु के अखाड़े में जाना प्रारंभ कर दिया। सन 1904 तक वे कई क्रांतिकारी मित्रों के संपर्क में आ चुके थे। नागपुर के डॉक्टर मुंजे एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे और समय समय पर क्रांतिकारियों का प्रत्यक्ष सहयोग भी करते थे। युवक केशव भी उनकी नजर में आ चुके थे। शीघ्र ही दोनों का आपस में संपर्क हो गया। कुछ समय उपरांत केशव और उनके क्रांतिकारी मित्र डॉक्टर मुंजे के घर आने जाने लगे। यहीं केशव ने अपने मित्रों के संग बम बनाने की विधि भी सीख ली थी। उधर अंग्रेजों द्वारा बंग की महत्वाकांक्षी योजना चौपट हो चुकी थी। अंग्रेज सरकार क्रोध में थी और इसलिए उन्होंने अपना दमन चक्र और तेज कर दिया। इन दिनों केशव नील सिटी स्कूल के छात्र थे। अपने छात्र जीवन में केशव सतत राष्ट्रवाद की अलख जगाया करते थे। सन 1907 में उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से छात्रों को संगठित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। उनके छात्र जीवन में एक क्रांतिकारी घटना घटित हुई। एक बार विद्यालय में अंग्रेज विद्यालय निरीक्षक का दौरा हुआ। सभी छात्रों को स्वागत की पर्याप्त औपचारिकताएं सिखा दी गई थीं, किंतु केशव के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने छात्रों को संगठित कर ही रखा था। वे सभी राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हो चुके थे। फलस्वरूप अंग्रेज विद्यालय निरीक्षक का स्वागत खालिस भारतीय तरीके से करने की योजना बनी। आखिरकार निरीक्षण का दिन आया। विद्यालय निरीक्षक ने जब केशव की कक्षा में प्रवेश लिया तो सभी विद्यार्थी अचानक एक साथ खड़े हो गए और पूर्ण उत्साह के साथ वंदे मातरम का उद्घोष करने लगे। ये देखकर पहले तो विद्यालय निरीक्षक सख्ती में आ गया और फिर उसके बाद गुस्से से लाल पीला होकर वहां से निकल पड़ा। उसने विद्यालय के प्राचार्य पर दबाव डाला कि सभी छात्रों से माफी मंगवाई जाए। जब ऐसा करने के लिए छात्रों को बुलाया गया तो एक बार फिर केशव और उनके सभी मित्रों ने गगन भेदी वंदे मातरम का उद्घोष कर दिया। परिणाम यह हुआ कि केशव को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। किंतु केशव भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने अपने छात्र मित्रों को लेकर हड़ताल की घोषणा कर दी। धीरे धीरे स्कूल के अन्य छात्र भी केशव के साथ हड़ताल में आकर जुटने लगे। यही नहीं, पास में मॉरिस कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी इस हड़ताल को समर्थन दे दिया। लगभग 2000 छात्र अंग्रेजों के विरुद्ध आ जुटे थे। जुलूस निकाले जाने लगे, प्रभात फेरियां निकलने लगी। अब तो आंदोलन ने वृहद रूप ले लिया था। इसे देखते हुए अंग्रेज अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने छात्रों के पालकों पर दबाव डाला और परिणाम स्वरूप वे अंग्रेज अधिकारियों के सामने झुक गए। पालकों के दबाव में माफी मांग ली गई। अब माफी का यही प्रस्ताव केशव के सामने भी लाया गया, किंतु इसके जवाब में उस बाल क्रांतिकारी ने साफ साफ कह दिया, अगर मातृभूमि की आराधना करना अपराध है तो मैं यह अपराध एक नहीं अनगिनत बार करूंगा और इसके लिए मिलने वाली सजा को भी सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। और इस प्रकार केशव के विद्यार्थी जीवन का एक वर्ष बर्बाद हो गया। किंतु इसके बाद तो केशव की क्रांतिकारी गतिविधियां तेज और तेज होने लगी। उस समय के सक्रिय क्रांतिकारियों में केशव का संपर्क भी बढ़ चुका था। एक बार तो उन्होंने तालाब के निकट एक पुलिस चौकी पर बम भी फेंक दिया। बाद में किसी के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिले तो कोई मुकदमा नहीं बन पाया। केशव के हृदय में राष्ट्रवाद स्वर्ण की तरह चमकने लगा था। एक बार तो दशहरे के अवसर पर उन्होंने ऐसा भाषण दिया कि उनके इस कार्य को अंग्रेज सरकार ने राजद्रोह घोषित कर दिया। हुआ यह था कि केशव अक्सर अपने चाचा जी आबाजी हेडगेवार के गांव रामपायली जाया करते थे। सन 1908 में दशहरे के अवसर पर भी वे वहीं थे।
गांव में इस अवसर पर सीमोल्लंघन का उत्सव मनाया जाता था। सभी गांव वाले एक जगह एकत्र होते और फिर रावण दहन किया जाता। किंतु इस बार सीमोल्लंघन का चरित्र कुछ और ही था। केशव में संगठन का गुण सहज ही विद्यमान था। रामपायली में भी उन्होंने अपने मित्रों की बड़ी टोली बना ली थी, जो इस बार के पूरे कार्यक्रम को संचालित कर रही थी। इसीलिए योजनाबद्ध तरीके से एकत्र जन समूह को केशव ने अपने उग्र राष्ट्रवादी भाषण से संबोधित किया। उन्होंने समझाया कि आज हम अनेक प्रकार की सीमाओं से बंधे हैं, उन्हें पार करना हमारा कर्तव्य है। सबसे बड़ी पीड़ादायक और शर्मनाक बात हमारा परतंत्र होना है। परतंत्र रहना सबसे बड़ा अधर्म है। पापियों एवं परायों का अन्याय सहना भी पाप है। अतः आज विदेशी दासता के विरुद्ध उठ खड़े होना, अंग्रेजों को 7 समुद्र पार भेज देना ही सीमोल्लंघन का वास्तविक अर्थ होगा। रावण वध का आज तात्पर्य अंग्रेजी राज का अंत कर देना है। इस भाषण को सुन पूरे वातावरण में वंदे मातरम गूंजने लगा। वहीं पुलिस प्रशासन के कान खड़े हो गए। आनन फानन में कार्यवाही की गई और धारा 108 लगा करके केशव के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा ठोक दिया गया। मुकदमा चलाया गया और नवंबर माह में उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। डॉक्टर साहब की ओर से राष्ट्रवादी वकील पुरुषोत्तम सीताराम देव ने मुकदमा लड़ा। केशव को रामपायली में 1 वर्ष तक भाषण नहीं देने की शर्त पर मुकदमा वापस ले लिया गया। 1910 के समय तक मध्य भारत के क्रांतिकारियों का बंगाल के क्रांतिकारियों से सीधा संबंध जुड़ चुका था। वे अब साझा योजनाएं भी बनाने लगे थे। बंगाल के महान क्रांतिकारी माधव दास सन्यासी को पुलिस चारों ओर ढूंढ रही थी। ऐसे में वे बंगाल से निकलकर नागपुर चले आए थे और वहीं भूमिगत अवस्था में निवास करने लगे। नागपुर में माधव दास जी को गोपनीय रूप से रखने का पूरा कार्यभार युवा केशव के कंधों पर ही था और उन्होंने इस कार्य को बाखूबी निभाया। बाद में नियत समय पर माधव दास को निश्चित गंतव्य पर भी पहुंचा दिया। अलीपुर बम केस के बाद में बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों की धरपकड़ की गई थी। कई क्रांतिकारी, जिनमें अरविंद घोष भी शामिल थे, गिरफ्तार कर लिए गए। इन सब के लिए कानूनी कार्यवाही करने और केस लड़ने के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी। इसलिए देश में विभिन्न स्थानों पर क्रांतिकारियों के समर्थक धन संग्रह कर रहे थे। नागपुर नगर में इस कार्य के लिए धन संग्रह का दायित्व केशव को दिया गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और एक अच्छी धनराशि इकट्ठा करके अपने क्रांतिकारी बंधुओं के लिए भेजी थी। इन गतिविधियों के चलते केशव का संपर्क देश के कई क्रांतिकारियों से हो चुका था और अब कोलकाता के क्रांतिकारी बंधुओं के साथ मिलकर काम करने की उनके हृदय में ललक जाग उठी थी। किंतु अब तक उनकी गतिविधियों को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन की नजर भी उन पर पड़ चुकी थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब केशव पढ़ाई करने की आड़ लेकर कोलकाता जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने नेशनल मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले लिया और एक लॉज में रहने लगे। वो लॉज वास्तव में क्रांतिकारियों के मिलने का एक केंद्र ही थी। कोलकाता जाकर केशव क्रांतिकारी पुलिन बिहारी दास के सानिध्य में कार्य करने लगे। अनुशीलन समिति, जो क्रांतिकारियों का बड़ा संगठन था, उस पर सरकार प्रतिबंध लगा चुकी थी। समिति के अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। बाहर बचे हुए सदस्यों ने इसे एक गोपनीय संस्था के रूप में चलाना प्रारंभ रखा था। वास्तव में अब इस संगठन को कॉलेज के विद्यार्थी ही संभाल रहे थे। कोलकाता में उपस्थित केशव हेडगेवार भी उनसे जुड़ गए और धीरे धीरे इस गोपनीय संस्था के विश्वस्त सदस्य बन गए। इसी के चलते वो लॉज जहां वे रहते थे, क्रांति का केंद्र बन चुकी थी। उस समय भूमिगत हुए कई क्रांतिकारी भी वहां आया जाया करते थे। क्रांतिकारियों के बीच श्री केशव का छद्म नाम कोकेन रखा गया और केशव शस्त्रों को एनाटॉमी कहकर पुकारते थे। धीरे धीरे समूह में उनकी भूमिका उच्चतर होती गई। वे अब बंगाल और मध्य भारत प्रांत के क्रांतिकारियों के बीच एक कड़ी की तरह कार्य कर रहे थे। 1910 और 15 के बीच में वे कई बार मध्य भारत के क्रांतिकारियों के लिए बंगाल से शस्त्र लेकर भी आए थे।
पुलिस को श्री केशव की इन गतिविधियों पर संदेह तो था, किंतु कोई प्रमाण नहीं मिल सका था। इसलिए अंग्रेज सरकार ने सन 1912 में उन पर नजर रखने के लिए एक जासूस गोपाल वासुदेव केतकर को कलकत्ता भी भेजा था। उधर नागपुर में उनके घर की 2 बार तलाशी भी ली गई थी, लेकिन पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। 1914 में श्री केशव ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूर्ण कर ली। विभिन्न गतिविधियों में अपना मन लगाने के बाद भी वो 71% अंक लेकर उत्तीर्ण हुए थे। उधर बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों की धरपकड़ और उनके बलिदान के बाद में अब बंगाल की क्रांति कुछ कमजोर पड़ने लगी थी। इसका एक और कारण क्रांतिकारियों में आपसी मतभेद और हताशा भी था। कमोबेश यही हाल मध्य भारत में भी था। उधर अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर साहब नागपुर लौट आए और यहाँ आकर भी वे जन आंदोलनों में अपनी भागीदारी सक्रिय रूप से देते रहे। जनवरी सन 1914 में अंग्रेज सरकार की क्रिमिनल इंटेलिजेंस ऑफिस ने भारत के राजनीतिक अपराधियों की सूची जारी की थी। ये सूची बुक 1914 के नाम से जानी जाती है। इसमें क्रांतिकारी संगठनों, उसके सदस्यों और खतरनाक राष्ट्रवादी और बम बनाने वाले क्रांतिकारियों के नाम दर्ज थे। इन्हीं में से एक नाम डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार भी था। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। गांधी, तिलक और उनके अनुयायी विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के प्रयास में लग गए। उनका यह मानना था कि अंग्रेजों की मदद करने के एवज में अंग्रेज सरकार भारत को डोमिनियन स्टेटस दे सकती है और इसलिए वे भारतीयों से अपील करने लगे कि अधिकतम संख्या में सेना में भर्ती होकर विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ा जाए। इस बात से डॉक्टर साहब बहुत क्षुब्ध थे। वे स्पष्ट रूप से मानते थे कि ब्रिटेन का यह संकट भारत के लिए शुभ अवसर है और इस समय सहयोग की जगह विद्रोह किया जाना चाहिए। समाज में और सेना में विद्रोह की यह भावना जाग सके, इसलिए डॉक्टर साहब ने अपने प्रयास प्रारंभ कर दिए। संपूर्ण विद्रोह की योजना बनाई गई। मध्य प्रांत में सशस्त्र विद्रोह किया जाना तय किया गया। अपने बचपन के मित्र भाऊजी कावरे के साथ वे तूफानी दौरे पर निकल पड़े। नागपुर, वर्धा इत्यादि जगहों पर क्रांतिकारियों का चयन किया जाने लगा। व्यायामशालाओं और वाचनालय जैसी जगहों पर गोपनीय बैठकें होती। कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए बड़े ही गोपनीय तरीके से 150 क्रांतिकारियों का एक दल फिर से बना लिया गया। अब उनके प्रशिक्षण का समय था। सन 1917 में गोवा से पिस्तौलें मंगवाई गईं। नागपुर से जाने वाली गोला बारूद की पेटियां ट्रेन से लूट करके उतार ली गईं। विश्व युद्ध में ब्रिटेन के कमजोर पड़ते ही सशस्त्र विद्रोह करने की योजना पूर्णतः तैयार थी, किंतु दुर्योग से ब्रिटेन जीत की ओर बढ़ रहा था। ब्रिटेन की यह अनुकूल स्थिति भारतीयों के लिए कठिनाइयां लेकर आई थी। अब अंग्रेजों ने भारत में दमन और तीव्र कर दिया। वो भारत के क्रांतिकारियों को दबाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे। इधर जब डॉक्टर साहब संपूर्ण देश में क्रांति की अपनी योजना को लेकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से मिले, तो उन्होंने डॉक्टर साहब की योजना को पूरी तरह से अव्यवहारिक बताया। इस बात से डॉक्टर साहब बड़े दुखी हुए। उधर क्रांतिकारियों के बीच भी मतभेद पैदा होने लगे थे। उनमें से कई गांधीवादी होकर अहिंसा को रास्ता बनाने की बात कर रहे थे। ऐसे में सशस्त्र क्रांति का अर्थ लक्ष्य विहीन होकर आत्महत्या कर लेना ही होता। इस बात का पूर्वानुमान लगाकर डॉक्टर साहब ने विभिन्न केंद्रों से तुरंत क्रांतिकारियों को वापस बुला लिया और सभी शस्त्र नष्ट कर दिए गए। किंतु राष्ट्र कार्य तो करना ही था। अस्तु, अब डॉक्टर साहब ने संगठित जन आंदोलन का मार्ग पकड़ा और राष्ट्रीय आंदोलन की तत्कालीन सर्वमान्य संस्था कांग्रेस के सदस्य बन गए। कांग्रेस के सदस्य बनने के बाद अपनी प्रतिभा के बल पर वे निरंतर महत्वपूर्ण दायित्वों पर बढ़ने लगे। शीघ्र ही वे कांग्रेस की नागपुर इकाई के प्रमुख बना दिए गए। 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में ही आयोजित किया जाना था। नागपुर इकाई के प्रमुख होने के नाते डॉक्टर साहब पर इस अधिवेशन की बड़ी जिम्मेदारियां थी। वे कार्यकारिणी के सबसे युवा सदस्य थे। अपनी सभी जिम्मेदारियों को उन्होंने पूर्ण तन्मयता के साथ एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में निभाया और लगभग 1200 कार्यकर्ताओं को इस अधिवेशन में जोड़ा। यह अधिवेशन कांग्रेस का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन था।
इस अधिवेशन में डॉक्टर साहब ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी दिया, किंतु गांधी जी ने इसे स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ अपने वैचारिक मतभेद होने के बाद भी डॉक्टर हेडगेवार किसी वाद में फंसने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे न तो गांधीवादी थे और न तिलकवादी। वास्तव में वे स्वतंत्रतावादी थे और इसी नाते वे कांग्रेस में रहकर कार्य कर रहे थे। यही कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति सहानुभूति वाली नीति से पूर्णतः असहमत थे। विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेजों के दमन चक्र को देखकर मध्य भारत के कई कांग्रेसी नेताओं को भी अब डॉक्टर हेडगेवार के यह विचार बिल्कुल ठीक लगने लगे थे। सन 1921 में प्रांतीय कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्रांतिकारियों के निंदा का प्रस्ताव भी रखा गया। क्रांतिकारियों की निंदा का विचार सुनकर ही डॉक्टर साहब ने इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया। ये विरोध इतनी शक्ति के साथ रखा गया था कि इस प्रस्ताव को तत्कालीन अध्यक्ष लोकमान्य अणे ने वापस ले लिया। उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर हेडगेवार क्रांतिकारियों की निंदा एकदम पसंद नहीं करते थे। वो उन्हें ईमानदार देशभक्त मानते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि कोई उनके तरीकों से मतभिन्नता रख सकता है, परंतु उनकी देशभक्ति पर अंगुली उठाना अपराध है। डॉक्टर हेडगेवार का साफ मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति सहानुभूति नहीं बल्कि असहयोग का व्यवहार किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब ने जन भावनाओं को धरातल से समझा था। कुछ समय पश्चात इन्हीं भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने असहयोग आंदोलन छेड़ा था। मराठी मध्य प्रांत की तरफ से डॉक्टर हेडगेवार की अगुवाई में असहयोग आंदोलन समिति का निर्माण किया गया और डॉक्टर साहब एक कार्यकर्ता के नाते पुनः इस राष्ट्र कार्य में जुट गए। वे तेजी से कार्य करने के लिए तत्पर हो गए। वर्ग और बैठकों का आयोजन किया जाने लगा। जगह जगह पर अपने हाथों से डॉक्टर साहब जन जागृति का प्रयास करते। उनके भाषण इतने दूरदर्शी और सटीक होते कि बड़ी सरलता से जन सामान्य के हृदय में उतर जाते। डॉक्टर साहब के इन प्रयासों से नागपुर में असहयोग आंदोलन तीव्र हो उठा, जिससे ब्रिटिश सरकार घबरा गई। परिणाम स्वरूप मध्य प्रांत में 7 लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया गया। इनमें से एक प्रमुख नाम था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। अक्टूबर 1920 में कंतोल और भरतवाड़ा की सभाओं में दिए गए भाषणों को मुकदमे का आधार बनाया गया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और विद्रोह का आह्वान करने का आरोप लगाया गया। यह मुकदमा लंबा चला और डॉक्टर साहब ने स्वयं अपनी पैरवी की। मुकदमे के दौरान वे खड़े होकर साम्राज्यवाद की धज्जियां उड़ाते और राष्ट्र की स्वतंत्रता के पक्ष में काट्य दलीलें देते। उनके तर्क इतने प्रभावशाली होते कि जज को निर्णय लेना भी कठिन हो जाता। मुकदमे के श्री गणेश में ही उन्होंने न्यायाधीश सिराज अहमद को अयोग्य, अज्ञानी और अपात्र कह करके अपनी निर्भीकता स्पष्ट कर दी। लंबी प्रक्रिया के बाद उन्होंने साफ साफ कहा, आपको जो भी निर्णय देना है दें, मैं दोषी नहीं हूं। ये मेरी अंतरात्मा की आवाज है कि मैं दोषी नहीं हूं। सरकार अपनी इस दमनकारी नीति से पहले से जल रही आग में घी डालने का काम ही कर रही है। मुझे सर्वशक्तिमान ईश्वर के न्याय पर भरोसा है, अतः जमानत देना भी मुझे स्वीकार नहीं है। और इस तरह उन्होंने जमानत देकर के मुक्त होना भी ठीक नहीं समझा। इसके बाद डॉक्टर साहब को 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुना दी गई। 19 अगस्त 1921 को उन्हें नागपुर की अजनी जेल में भेज दिया गया। कारागार में उनके साथ भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग थे। एक सरल स्वभाव के पाठक वकील साहब थे, तो वीर हरकारे उग्र राष्ट्रवादी थे। पंडित गोकुल जी कट्टर आर्य समाजी और आक्रामक हिंदुत्व के पक्षधर थे। साथ ही में खिलाफत आंदोलन में सजा पाया एक 20 वर्षीय मुस्लिम तरुण इमानुल्लाह भी था। कभी कभी पंडित गोकुल और इमानुल्लाह में झड़प भी हो जाती, तो डॉक्टर साहब ही थे जो सहजता से विवाद सुलझा देते थे। 1 वर्ष तक कठोर श्रम करते हुए डॉक्टर साहब जेल में रहे। वहां उन्हें कागज को घीस कर चमक लाने का कार्य दिया गया था। इससे उनके हाथों में छाले पड़ जाते और सूजन भी आ जाती।
लेकिन कभी भी उन्होंने अपने लिए कोई रियायत नहीं मांगी। जेल में रहते हुए भी वे राष्ट्रवाद का अलख जगाते रहे और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विशुद्ध विचार को अपने साथी कैदियों को समझाते रहे। वे प्रतिदिन अपने साथियों को महाभारत की कथाएं सुनाया करते। कथा सुनाते समय वे एक सन्यासी की तरह प्रतीत होते। ईमानुल्लाह पर भी डॉक्टर साहब का सकारात्मक प्रभाव पड़ा और लंबे वाद विवाद के बाद वह भी महाभारत कथा का नियमित श्रोता बन गया। परिणाम यह हुआ कि जेल के कैदियों के साथ मिलकर अपने कारावास के दौरान ही डॉक्टर साहब ने जलियांवाला बाग दिवस का आयोजन किया और सफलतापूर्वक मनाया। यह भी तय किया गया कि सश्रम कारावास वाले 5 कैदी उस दिन काम नहीं करेंगे। ईमानुल्लाह पहले तो सहमत नहीं हुआ, किंतु बाद में डॉक्टर साहब का अनुसरण करने के लिए तैयार हो गया। एक छोटी सी सभा की गई जिसमें भारतीय राष्ट्रवाद पर डॉक्टर साहब का एक लघु भाषण हुआ। वास्तव में जेल अधिकारी जठार भी डॉक्टर साहब से प्रभावित हो चुका था, अतः यह काम भी बिना किसी परेशानी के संपन्न हो गया। 11 जुलाई 1922 को डॉक्टर साहब जेल से रिहा हुए। बाहर आते हुए जब वे घर के कपड़े पहनने लगे तो उनका बंद गले का कोट और अंगरखा तंग लगने लगा था। उनका वजन लगभग 25 पाउंड बढ़ गया था। प्रत्येक परिस्थिति में हंसते हंसते जीना, यह स्वभाव जेल के कष्टमय जीवन में भी उनके लिए स्वास्थ्यकर सिद्ध हुआ। डॉक्टर साहब जेल से बाहर आए तो अभूतपूर्व दृश्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। बाहर हजारों लोग स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। उनका भव्य स्वागत किया गया और इसके बाद तो अगले लगभग 1 सप्ताह तक लगातार विभिन्न जगहों पर डॉक्टर साहब के स्वागत आयोजन किए जाने लगे। जहां स्वागत होता वहां सभाएं भी होती और इस प्रकार इन सभाओं के द्वारा वे अपने क्रांतिकारी विचारों के संप्रेषण का कार्य करने लगे। इधर 1 साल में भारत के राजनीतिक परिदृश्य में पर्याप्त बदलाव आ चुका था। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस के अंदर ही एक वर्ग खड़ा हो गया था जो गांधी जी की नीतियों से सहमत नहीं था और वास्तव में कांग्रेस के कार्यकर्ता हताशा में डूब चुके थे। डॉक्टर साहब अपनी सभाओं में प्रयास करते कि स्वतंत्रता की आग को एक बार फिर से पूरे वेग से जागृत किया जाए, जगाया जाए। कार्यकर्ताओं के मन से हताशा के भाव को दूर किया जाए। इस हेतु डॉक्टर साहब ने विचार संप्रेषण के एक अन्य माध्यम को भी स्वीकार किया और उन्होंने स्वतंत्र नाम की एक पत्रिका के संपादक का कार्य प्रारंभ कर दिया और इस माध्यम से अपने विशुद्ध सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचारों का वे लेखन करने लगे। इस पत्रिका में वे कटु सत्य कहने से भी चूकते नहीं थे। यदि कहीं कांग्रेस की आलोचना करनी होती तो वे आलोचना करते और यदि कहीं उसकी प्रशंसा करनी होती तो मुक्त हृदय से प्रशंसा भी करते। राष्ट्र को समर्पित अब तक के अपने जीवन में उन्होंने क्रांतिकारी जीवन का अनुभव भी लिया था, तो वहीं वे कांग्रेस के एक समर्पित कार्यकर्ता की भूमिका में भी रहे थे। राष्ट्र कार्य के लिए मिले कारावासों में भी उन्हें अपने विचारों को पुष्ट करने का मौका ही मिला था। इस सब के बाद में वे अब एक विशुद्ध भारतीय मौलिक विचार बनकर गौरवशाली राष्ट्र के बारे में अपनी धारणा सुनिश्चित कर चुके थे। इसी से प्रेरित होकर अपनी दूरदर्शी सोच के साथ उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। उनका यह स्पष्ट विचार था कि संघ के सभी कार्य राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत रहें और संघ के स्वयंसेवकों को स्वराज्य और स्वतंत्रता का महत्व भी ध्यान रहे। 1929 के अप्रैल में स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण शिविर में डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कहा था कि वर्तमान समय में संघ का अंतिम लक्ष्य स्वराज्य प्राप्त करना ही है। 26 जनवरी 1930 को जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की योजना बनाई तो डॉक्टर साहब बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने संघ की सभी शाखाओं को निर्देश दिए कि सभी शाखाओं पर भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। महात्मा गांधी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया तो डॉक्टर साहब ने इस आंदोलन में भी सहर्ष भाग लिया और स्वयं सेवकों को भी स्वविवेक से सत्याग्रह में भाग लेने के लिए स्वतंत्र रखा। स्वयं सेवकों की एक टुकड़ी को लेकर वे स्वयं 14 जुलाई को सत्याग्रह करने नागपुर से रवाना हुए। 15 जुलाई को वर्धा होते हुए 16 जुलाई को वे पुसद पहुंचे, जहां उनकी यह यात्रा अत्यंत विशाल शोभा यात्रा के रूप में निकली।
अगले दिन उन्होंने यवतमाल में एक बड़ी भारी सभा को संबोधित किया और नियत कार्यक्रम के अनुसार 21 जुलाई को यवतमाल के निकट ही जंगल कानून तोड़ने के लिए निकल पड़े। प्रारंभ में तो उनके साथ 3-4 हजार लोग थे, किंतु जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उनके साथ लगभग 10-12 हजार लोग जुड़ते चले गए। इसे देखकर अंग्रेजी शासन के हाथ पैर फूल गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न प्रदर्शनों में यह कार्यक्रम सबसे सशक्त और अत्यंत प्रभावशाली दिखाई पड़ रहा था। जैसे ही डॉक्टर साहब अपने लक्ष्य पर पहुंचे और जंगल में जाकर के घास की कटाई प्रारंभ की, वैसे ही इसे नियम का उल्लंघन मानते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया और बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से शाम को ही मुकदमा चला दिया गया। तत्काल उन्हें 9 महीने के सश्रम कारावास का दंड दे दिया गया। इस दौरान संघ के कई बड़े अधिकारियों ने भी अपनी गिरफ्तारियां दी थी। गिरफ्तार करके डॉक्टर साहब को अकोला जेल में ले जाया जा रहा था। इस रेल यात्रा के दौरान जहां भी स्टेशन पड़ता, हजारों की संख्या में लोग जुट जाते और डॉक्टर साहब का स्वागत अभिनंदन करते। पूरा वातावरण वंदे मातरम के उद्घोष से गूंज उठता। इस प्रकार अत्यंत गौरवपूर्ण तरीके से वे अकोला जेल लाए गए। अकोला जेल में ही डॉक्टर साहब के साथ लगभग 125 स्वयं सेवक जेल भेजे गए थे। इस घटना की प्रतिक्रिया पूरे प्रांत में होने लगी। डॉक्टर साहब को बी श्रेणी के कैदी मानकर जेल में रखा गया था। उस समय जेल अधिकारी फोर्ड एक आयरिश व्यक्ति था, जिससे डॉक्टर साहब की मित्रता अपने पिछले कारावास के दौरान हो गई थी। आयरिश होने के कारण फोर्ड की सहानुभूति भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ थी, इसलिए भारतीय कैदियों के प्रति उसका रवैया कुछ नरम ही रहता था। इस मित्रता को देखकर डॉक्टर साहब के साथियों ने उन्हें सलाह दी कि यदि वे फोर्ड से कहेंगे तो जेल में ही उनके लिए समुचित व्यवस्था हो जाएगी और वो अपना कारावास सुविधा के साथ बिता सकेंगे। इस पर डॉक्टर साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, मुझे पता है कि यदि मैं फोर्ड से कुछ कहूंगा तो वे अवश्य मान लेंगे, किंतु मेरे परिचित होने के अतिरिक्त वे ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि भी हैं और यदि मैं उनसे किसी प्रकार की याचना करता हूं तो वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद से याचना के बराबर होगा और हम यहाँ याचना के लिए नहीं, रण के लिए इकट्ठा हुए हैं। यदि सुविधा से ही जीना था तो हम सत्याग्रह ही क्यों करते। जेल में रहते हुए भी डॉक्टर साहब अपने आकर्षक व्यक्तित्व से लोक संग्रह करते रहते। अपने इस कारावास के दौरान उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपने विचारों से कई कैदियों को सहमत किया, संघ के प्रति उनके पूर्वग्रहों को दूर किया, यहाँ तक कि मुसलमान कैदियों के मन में भी हिंदू धर्म की सही और सरल व्याख्या को स्थापित कर दिया। परिणाम यह हुआ कि कुछ ही समय के बाद जेल में भी संघ की प्रार्थना प्रारंभ हो गई। अपनी इस कठोर तपस्या के पश्चात 14 जनवरी 1931 को डॉक्टर साहब को मुक्त कर दिया गया, जहां से वे 17 फरवरी को नागपुर पहुंचे और पुनः संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक के रूप में अविरत कार्य में जुट गए और इस प्रकार अपनी अंतिम श्वास